हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे और मैं हूं ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 केसों के बारे में। तीनों केस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दिए गए हैं। उस पर सुनवाई की है, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया है। केस रिलेटेड हैं, 2 केस 498A से रिलेटेड हैं और एक केस 304B IPC जो दहेज हत्या के बारे में होता है उससे रिलेटेड है। तो ये केस क्या हैं, किस तरीके से आपके केस में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मिलता जुलता फैक्ट सेम, जैसे मान लीजिए कि आपका फैक्ट मिल रहा हो किसी भी केस से जो मैं आज तीनों डिस्कस करूंगा, तो वो आप अपने केस में यूज़ कर सकते हैं, उस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हैं। पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहला जो जजमेंट है वो है संदीप कुमार और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि पत्नी ने पति के परिवार वालों पर और पति के ऊपर 498 का मुकदमा कर रखा था। कुछ दिनों बाद पत्नी की लाश पति के घर के बाहर पाई जाती है और वो एक सेंट्रो गाड़ी रहती है, उसके अंदर उसकी लाश पड़ी रहती है। तो उस कंडीशन में जो प्राथमिक साक्ष्य दिखते हैं, प्राइमा फेसिया एविडेंस के आधार पे पति के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि पति वालों ने ही पत्नी को जहर देके मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि पत्नी को जहर देके मारा गया है। तो पत्नी घर में नहीं मरती है, पत्नी घर के बाहर मरी हुई होती है। तो इस कंडीशन में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने किसी भी तरीके का एविडेंस परिवार वालों के खिलाफ नहीं पाया, पति के परिवार वालों को बरी कर दिया। ये केस फिर गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने नीचे वाले अदालत के फैसले को उलटते हुए पति और उनके घर वालों को उसमें सज़ा दे दी। अब केस माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गया और उन्होंने सीधा सा वहाँ पे जजमेंट जो दिया वो ये दिया कि क्योंकि यहाँ पे उस पत्नी की मृत्यु जहर खाने से हुई थी और ये सिद्ध नहीं हो पाया कि उसे पति के घर वालों ने जहर दिया था या पत्नी ने खुद जहर खाया था, खुद उसने सुसाइड कमिट की थी। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न थी और कोर्ट में ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि पत्नी ने खुद जहर खाया या पति के घर वालों ने उसे जहर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अननेचुरल डेथ होनी चाहिए किसी भी लेडी की अगर पर 304B का मुकदमा IPC का लगता है। अगर उसकी अननेचुरल डेथ प्रूफ नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती और वहाँ पे उनको बरी कर दिया गया। तो ये केस संदीप कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। तो अगर किसी भी तरीके की जो आपके ऊपर 304B का केस हो है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा केस है 498A से रिलेटेड, वो है मंजू लाल कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। इस केस में फैक्ट ये थे कि पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। तो पत्नी ने किया क्या कि पति को सबक सिखाने के लिए पति के खिलाफ 498A का केस फाइल कर दिया। अब इस केस फाइल करने से पति परेशान हुआ, पति के परिवार वाले परेशान हुए। अब जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गया तो उन्होंने फैसला दिया कि पति पत्नी के बीच जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसका स्वरूप 498 के A के रूप में नहीं लगाया जा सकता। इसको सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पति और पत्नी एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, पति पत्नी से झगड़ा हो जाता है, ये बहुत सारे घरों की प्रॉब्लम है। अब पत्नी पति को सबक सिखाने के लिए कि आप मेरे ऊपर क्रुएलिटी कर रहे हो, आपने मुझे हरेस्ट किया है, उसके लिए 498A का चार्ज उनके ऊपर लगा दिया। अब इस चार्ज को अगर आप छोटे मोटे झगड़े के रूप में ले रहे हैं तो इसकी परिभाषा जो 498A में दी गई है उसके अकॉर्डिंग कोई भी पति या पति के नातेदार पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने से है। इतनी क्रूएल होनी चाहिए कि पत्नी बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर में हो, उस कंडीशन में ही 498A एप्लीकेबल होगी। सिर्फ छोटे मोटे झगड़े 498A के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे और अगर पत्नी ऐसा मुकदमा करती है तो ऐसा मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है। अब जो तीसरा केस है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरे केस का नाम है बीवी परवाना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का।
यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा कि यहाँ पे दो फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला फैक्ट कि क्या वो परिवार वाले उस पत्नी के साथ रहते थे, मीन्स क्या वो इस घर में रहते थे जो रिलेटिव के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, क्या उसी वो घर में रहते थे। दूसरा पॉइंट देखा कि क्या वो कितने समय पे आते थे जाते थे, क्या इंसिडेंट्स के समय वो वहाँ उपलब्ध थे या नहीं थे, उसका कोई प्रूफ है या नहीं है। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अगर पति के रिश्तेदार पत्नी के साथ नहीं रहते और घटना स्थल पे मौजूदगी का कोई भी साक्ष्य प्रूफ नहीं हो पाता कि उन्होंने उसे जलाने का प्रयास किया था, साथ ही साथ किसी भी तरीके की दहेज की डिमांड की थी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे उनके इस तरीके का कोई भी चार्ज उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। उनके ऊपर 498A दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता और वो सारे के सारे बरी होने योग्य माने जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने सोचा कि आपको पता होने चाहिए। ये जितने सारे मैंने जजमेंट बताए हैं ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से इसके सारे के सारे फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ अगले वीडियो में।